नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा उपयंत्री अर्थात सब इंजीनियर, टेक्नीशियन सहायक मानचित्रकार अर्थात असिस्टेंट ड्राफ्टमैन और अन्य समकक्ष पद जो इस फील्ड से संबंधित है, उनकी संयुक्त भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम कर ही लेंगे और दूसरे एग्जाम से रिलेटेड चर्चा भी हम कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि अब तो इलेक्शन अभी बहुत दूर है, तो हो सकता है कि जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन आए उस समय नोटिफिकेशन आए। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। इसका मतलब यह है कि यदि मांग की जाती है अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए, तो ईएसबी नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस आधार पर जो ईएसबी ने कैलेंडर जारी किया था और जिन जिन एग्ज़ाम्स की चर्चा उस कैलेंडर में की गई थी कि ये एग्ज़ाम ईएसबी कराएगा, तो उन सभी एग्ज़ाम के होने की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि जो समय कैलेंडर में निर्धारित किया गया है परीक्षा को आयोजित करवाने का, हो सकता है उससे कुछ समय बाद एग्ज़ाम लिया जाए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पीछे तो नहीं, आगे होने की संभावना बनी रहती है कि यदि एग्जैक्ट समय पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो मंडल द्वारा कुछ समय बाद एग्ज़ाम कराया जा सकता है, नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जा सकता है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद हम कैलेंडर पर भरोसा जता सकते हैं। ठीक है, तो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वह ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो, ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हो, एमपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल, जितने भी एग्ज़ाम्स के नाम उस कैलेंडर में दिए हुए थे, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखें। फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं 5 अगस्त से। कुल 15 दिनों तक फॉर्म भरे जाएंगे, अर्थात 19 अगस्त 2024 आखिरी डेट होगी फॉर्म को फिल करने की। और दोस्तों, 5 से 24 अगस्त तक यदि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो उस गलती को सुधारने का मौका मिलेगा, अर्थात त्रुटि सुधार करने का मौका आपको 24 अगस्त 2024 तक दिया जाएगा। बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम कब से शुरू होने हैं, तो 12 सितंबर 2024 से आपकी यह परीक्षा शुरू होगी। और परीक्षा शुल्क की यदि हम बात करें तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं। यहां पर आप परीक्षा की टाइमिंग देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो हर एग्जाम के नोटिफिकेशन में लिखी हुई होती है वे यहां पर बिल्कुल एक समान है। यहां पर इंडेक्स देख सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में किस पृष्ठ से कौन सी जानकारी शुरू की जा रही है। यहाँ पर परिभाषाएं और जो भी सारी चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और हम बातें जान लेते हैं, जैसे कि जो यह पद निकाले गए हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, यह तृतीय श्रेणी के पद हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस ही फील्ड में सहायक यंत्री या असिस्टेंट इंजीनियर, जिसे हम एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर भी कह देते हैं, एमपीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके लिए एसडीओ या सहायक इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर का पद दिया जाता है, वह द्वितीय श्रेणी का पद होता है। इतनी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया है कि आपके एग्जाम की पद्धति या पैटर्न क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 नंबर का आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा। कुल 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर का आपसे इन 7 विषयों में से सामान्य स्तर का, यदि मैथ्स की बात करें तो आपकी मैथमेटिकल स्किल चेक की जाएगी, रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल स्किल चेक की जाएगी, सामान्य विज्ञान, सारी चीज़ें सामान्य सामान्य पूछी जानी है। और दोस्तों, जो अगले 100 नंबर हैं उसमें आपसे आपके संबंधित विषय का ज्ञान या क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, कुल 200 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें से 100 नंबर या एक भाग में जो हर एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं ना, वो पूछी जाएंगी। और जो एक और सेक्शन होगा 100 नंबर का, उसमें फॉर एग्जाम्पल
आप सिविल ब्रांच से संबंध रखते हैं तो उसके प्रश्न पूछे जाएंगे, या जो भी आपकी ब्रांच है, जो भी आपका पद है, उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक बात तो आप बढ़िया तरीके से ध्यान रख ही सकते हैं कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए ना सिर्फ वे विद्यार्थी जो सब इंजीनियर या एमपीपीएससी के थ्रू जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है, जिसकी पद की चर्चा थोड़ी देर पहले हमने की थी, द्वितीय श्रेणी का पद होता है, उसकी तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे भी इस एग्जाम को जरूर दें, क्योंकि 50% पोर्शन सामान्य एग्जाम से पूछा जाना है और 50% पोर्शन आपके संबंधित विषय से पूछा जाना है, जिसे आप तैयार बढ़िया तरीके से कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा दी गई है 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और ऐसे विद्यार्थी जो विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, स्वायत्त शासी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत है तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए जो आयु सीमा है वह 18 वर्ष से 45 वर्ष की होने वाली है और कैलकुलेशन शुरू होगा 1 जनवरी से। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनके लिए आयु सीमा में छूट का कोई भी प्रावधान यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पर दोस्तों वहां पर फिर से आयु सीमा की चर्चा की गई है। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, संविदा कर्मचारियों के लिए इस एग्जाम में 50% सीटें आरक्षित है, ऐसा यहां पर प्रावधान किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं प्रत्येक विभाग के भर्ती, सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा के पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद, दोनों में से जो भी कम होगा उतने पद उनके लिए दिए जाएंगे या आरक्षित रखे जाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखना है। वे संविदा कर्मी या अधिकारी जिन्होंने 5 वर्ष की निरंतर सेवा दी हुई है, तो उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जिस पद पर वे कार्यरत हैं उस पद के समकक्ष यदि पद निकला है तो उसमें जितनी सीटें हैं उनका 50% रिजर्वेशन का यहां पर आपको बात की जा रही है। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात जो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का प्रश्न हो सकता है कि सर यदि संविदा कर्मी एक बार इस प्रकार के आरक्षण का लाभ ले लें तो अगली बार उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में दर्शाया गया है कि इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने के उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। यदि एक बार कोई भी संविदा कर्मी या अधिकारी इस प्रकार के रिजर्वेशन का लाभ ले लेता है तो अगली बार उसको इसकी पात्रता नहीं होगी। ठीक, इतनी बात तो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी आप सभी के लिए। और बाकी जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हम कर लेते हैं और डिटेल में यदि आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के साथ साझा कर दूंगा, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक, और एक सवाल और उठता है कि सर अभी तक 70, 80, 90% सैलरी स्टाइपेंड के रूप में दिए जाने का उल्लेख है 2019 से, तो क्या इस एग्जाम पर भी लागू होगा? तो दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 29वीं कंडिका क्रमांक 29 को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कुल आपका न्यूनतम वेतन जो बेसिक है आपका उसका 70%, उसके हिसाब से डीए वगैरह भी लगेगा। इस बात से आपको निश्चिंत रहना है, ऐसा नहीं कि बेसिक का 70% बस मिलना है। तो न्यूनतम वेतन मानकर प्रथम वर्ष आपके लिए 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90%। दोस्तों जब 3 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे और आपका चौथा वर्ष शुरू होगा सर्विस में, तब आपको आपके वेतनमान में वेतन दिया जाएगा और परिवीक्षा अवधि आपकी यहाँ पर 3 साल रहने वाली है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। अब हम चर्चा करते हैं पदों की। तो कुल कितने पद निकाले गए हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल पदों की संख्या है 283।
यहाँ पर रिजर्वेशन का भी ऊपर एक स्लॉट था, किसको कितना रिजर्वेशन दिया गया है सभी जानते हैं, ईडब्ल्यूएस को 10%, और यहाँ पर ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन दर्शाया गया है। ठीक है, एसटी के लिए 20% और एससी के लिए 16%। तो इसकी चर्चा हमने यहाँ पर ही कर ली। कुल पद कितने हैं? 283 हैं। यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से आप पदों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान क्या लगाना है, सामने ही लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है, वहां पर भी आप देखेंगे दोस्तों कि जो 14% रिजर्वेशन पहले था और जो 13% में अभी केस चल रहा है माननीय हाई कोर्ट में, तो यहां पर उनको विभाजित कर दिया है पहले से ही। वहां पर दर्शाया 27% गया है, लेकिन 87% पदों को मुख्य भाग में शामिल किया गया है, और जो बचे हुए 13% है उनका रिजल्ट तो हम सभी जानते हैं। जब कोर्ट केस सॉल्व होगा उस समय बचे हुए 13% पदों का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो हर एग्जाम की तरह जब से इस प्रकार का सिस्टम बनाया गया है 87-13% का, इस एग्जाम में भी इस प्रकार से पदों का विभाजन किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। यहां पर जैसे कि पोस्ट कोड 1 में उपयंत्री सब इंजीनियर के पद की बात की जा रही है, ऊपर आपको विभाग देखने को मिल जाएगा। उप सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल मध्य प्रदेश। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूं, बाकी आप फिर सारे पदों को खुद से देखेंगे किस विभाग का पद है या किस जगह आपको पोस्टिंग मिलेगी। यदि आप इस पद पर चयनित होते हैं तो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा कितने पद हैं, कुल संख्या यहाँ मिलेगी, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पदों की संख्या आप देख सकते हैं। कितना वेतनमान रहने वाला है, तो दोस्तों वेतनमान 32,800 से 1,03,600, अर्थात यह दोस्तों लेवल 8 की जॉब है। यहाँ पर सैलरी आपकी लेवल 8 की बनने वाली है। 3200 ग्रेड पे का पद आप इसे कह सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है? सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। यदि डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि डिग्री तो डिप्लोमा से बड़ी होनी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस ही प्रकार से आप सभी पदों को देखें। सारे पद यहाँ पर लेवल 8 के नहीं है। जैसे आप यहाँ पर सहायक मानचित्रकार देखेंगे तो दोस्तों यह पद 2400 ग्रेड पे के है, मतलब 25,100 आपका बेसिक शुरुआती बेसिक होने वाला है, लेकिन फुल सैलरी यहाँ पर भी नहीं है। वही 70, 80, 90% का नियम चलना है। फुल बेसिक का पहले साल आपको 70% मिलेगा, डीए वगैरह आप जोड़ सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, उन पद को ही प्रेफरेंस में भरें जिसकी योग्यता आप रखते हैं। यदि आपने ऐसे किसी पद को फिल कर दिया जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है, और यदि आपको वह पोस्ट मेरिट के आधार पर मिल गई, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको बाहर होना तय है बिल्कुल। और इसके बाद आपके बढ़िया नंबर होने के बावजूद ऐसे पद जिसमें आप योग्यता रखते थे, भले ही उनका कट ऑफ कम गया है, वे पद भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरिट के आधार पर वे पद किसी और विद्यार्थी के लिए अलॉट किए जा चुके होंगे। तो यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट मैटर करता है। तो आप सभी से निवेदन है कि उन पद को ही प्रेफरेंस में भरें जिसकी योग्यता आप रखते हैं। अननेसेसरी किसी भी पद को प्रेफरेंस में बिना देखे बिना सोचे समझे ना भरें। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आप मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर भी ले आए और आपने पहली प्रेफरेंस में ऐसा पद भर दिया जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है, तो फिर आपको समस्या होने वाली है, क्योंकि आपको वही पद अलॉट हुआ जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है, और नीचे वाले पद किसी और विद्यार्थी को अलॉट हो गए। तो इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है विद्यार्थियों को। तो सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता देखें, उसके आधार पर ही अपनी प्रेफरेंस तय करें, ठीक। तो बस इतनी ही बातें हमें करनी थी इस नोटिफिकेशन में। और दोस्तों एक बात और, काफ़ी समय से वीडियोस नहीं है, बहुत सारी व्यस्तताएं चल रही थी, इनकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। और हमारी सीरीज चल रही थी एमपीजीके की, जिसे मुझे कंप्लीट करना था, लेकिन किसी कारणवश उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। हालांकि 80% के आसपास भाग हमने उसका कंप्लीट किया था। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि अब हम उस सीरीज को कंप्लीट करें, साथ ही साथ आपके लिए और भी इस प्रकार के वीडियोस बनाए जाएं जो आपकी तैयारी में आपकी सहायता कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
इसी प्रकार से लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।